अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं एक ऐसे मसले के हवाले से बात करना चाहूँगी कि जिस पर हर बंदा बात करना चाहता है, और ये मसला है आपकी और मेरी स्किन का मसला। अब आप कहेंगे मदिया, अब स्किन का मसला कोई इतना बड़ा थोड़ी हो सकता है, लेकिन भाई है। आप किसी शख्स से, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ वेट का मसला है कि आप जब भी किसी शख्स से मिलते हैं तो सबसे पहले वो जो नोट करते हैं आपके बारे में वो आपका वेट होता है। वज़न बढ़ गया है, वज़न कम हो गया है। स्किन भी ऐसी है। अच्छा, इसके बारे में ना लोग शायद आपको कहेंगे नहीं, दिल में बात ज़रूर करेंगे, बोलेंगे इसकी स्किन को क्या हो गया, इसका रंग कितना काला हो गया, लगता है इसको स्किन की एलर्जी हुई है, पहले तो इसकी स्किन ऐसी नहीं थी, या अल्लाह मेरी स्किन अच्छी हो जाए। मैंने लोगों को देखा है, चाहे वो मर्द हों चाहे वो औरत हो, और अब तो चलो अच्छी बात है कि बंदे भी उतने ही पर्टिकुलर हैं अपनी स्किन के बारे में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्किन की बहुत ज़्यादा केयर करने के चक्कर में ना, और दुनिया जहाँ से जो आप मशवरे टोटके सुन रहे होते हैं, जब आप अपने मुँह पे कर लेते हैं फिर आपका मुँह हो जाता है ख़राब। जैसे कि वो एक 4 क्रीमों का मिक्सचर, मैं कहती हूँ किसने वो अपने मुंह पे नहीं लगाया। अक्सर जब मेरे शो में भी लोगों की कॉल्स आती हैं और लोग बताते हैं हमारे मुंह पे छाइयाँ हो गई हैं, ये हो गया वो हो गया, और मैं उनसे जब भी पूछती हूँ, एक तो शुक्र है आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोग ऑनेस्ट हैं, एटलीस्ट आप लोग बता देते हैं कि हाँ भी हमने ये 4 चीज़ें मुँह पे लगा ली हैं। तो उसके बाद जो मुँह का हाल होता है, फिर बहुत सारे लोग टू मच ट्रीटमेंट जो है ना वो अपनी स्किन के लिए लेते हैं, जिसके बाद स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है। और उसके अलावा आजकल भाई क्योंकि मानसून का मौसम है, स्किन पे एलर्जीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो हमने कोशिश करनी है कि आज मैं आपके, एक तो मुझे आपकी स्किन बहुत अच्छी चाहिए जिसमें मेरी अपनी भी स्किन आ जाती है, लेकिन टाइम मिले तब की बात है। तो स्किन अच्छी ना तो हम कहते चलो अच्छा मेकअप कर लेते हैं, लेकिन कैसे भाई बगैर मेकअप, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी है, कोई बेस आपके मुँह पर नहीं ठहरने वाली, कोई क्रीम आपके मुँह पे नहीं ठहरने वाली। और ये जो स्किन ही है लिटरली जो आपका पहला तारुफ है, आपने लोगों ने सुना अच्छा वो जिसके मुंह पे वो दाने हैं, अच्छा वो जिसके मुंह पे, तो ये जो स्किन है ना कहीं आपका इंट्रोडक्शन भी है। आपके इंट्रोडक्शन पे आज हम काम करेंगे, यानी कि आपके द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑन योर स्किन, ऑन योर बॉडी इज योर स्किन। एंड जस्ट इमेजिन इस स्किन की एलर्जी की वजह से बहुत सारे लोग अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये उम्र भर के लिए भी खो बैठते हैं। तो आज इसी वाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिल्किस शेख, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहीन नवी, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से, और साथ में डॉक्टर शगुफ्ता मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। आप तमाम तर प्यारी प्यारी ख़वातीन को मैं अपने शो में खुश आमदीद कहना चाहूँगी। और डॉक्टर साहब सबसे पहले आई स्टार्ट फ्रॉम यू। अगर हम एलर्जीज़ की बात करें, स्किन एलर्जीज़ की बात करें, तो कितनी इकसाम है स्किन एलर्जीज़ की? जैसे आई एम श्योर बहुत ज़्यादा होंगी, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सी है? अच्छा देखिए, एलर्जीज़ की अगर एग्जाम पे जाएँ तो वो तो एक बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट है। अब बहुत सारे पेशेंट जो हमारे पास आ रहे होते हैं वो हर चीज़ को एलर्जी कह रहे होते हैं कि जी हमें एलर्जी हो रही है। इवन ये कि उनको फंगल इन्फेक्शन होती है वो उसको एलर्जी कह रहे होते हैं। इवन उनको ड्राइनेस ऑफ द स्किन की वजह से खारिश हो रही होती है तो वो उसको एलर्जी कह रहे होते हैं। तो अगर देखा जाए तो एलर्जीज़ की बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसमें हम कहते हैं कि कोई एक्सोजेनस है कि जो बाहर से कोई फैक्टर है जो कि एलर्जी कर रहा है, और कुछ के एंडोजेनस होते हैं जो कि मे बी कि दे आर रनिंग इन द फैमिली, और कुछ उस तरह की एलर्जीज़ हैं। तो अच्छा, जो फैमिली में जो एलर्जीज वो कौन सी, इसमें एक्जिमा आ जाता है, कौन सोराइसिस आ जाता है? नहीं, सोराइसिस बेसिकली इज नॉट एलर्जी, इट्स एन ऑटोइम्यून कंडीशन, लाइक अपना बॉडी का रिस्पांस है, उसकी वजह से वो लीजन्स बन रहे होते हैं। एंडोजेनस जिसकी मैं बात करी हूँ कि जो अंदर से आती है, जिसमें फैमिली हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके अंदर हमारे पास एक्जिमाज हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जो बच्चों में इज़ वेरी कॉमन। उसके अंदर एक और कंडीशन है जिसमें स्कैल्प के अंदर बहुत ज़्यादा खुश्की का होना, और 3-4 और कंडीशंस हैं जिसमें बच्चों के फेस के ऊपर वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं, जिसमें पेरेंट्स हमारे पास आ रहे होते हैं कि इनको कोई डेफिशिएंसी है, कोई विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, हालांकि ये ऐसा होता नहीं है। दिस इज़ वो भी एक टाइप ऑफ एलर्जी है, तो जिसके लिए हम इनको मॉइस्चराइज़र और मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए देते हैं। सही। डॉक्टर बिल्किस, आपके पास ज़्यादातर जो केसेस हैं, और स्पेशली अगर मैं आजकल के सीज़न की बात करूँ, तो कैसी एलर्जीज़ के लोग आपके पास आ रहे हैं? आजकल रिंग वॉर्म जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। एटॉपिक डर्मेटाइटिस है, जो एक्जिमा वगैरह के तो हैं, असल में होता है कि मौसम भी इम्पैक्ट करते हैं ना। अब आपको एलर्जीज़ हैं या आपको बीमारी है, आप उसको खुजाना, गर्मी, वो सारा उसको एग्रीवेट करके और ज़्यादा हो जाता है। सोराइसिस भी ज़्यादा हो गया, और सोराइसिस भी जो होता है इम्यून डिसऑर्डर है, लेकिन ये जैसे फैमिली में भी होता है तो हो जाता है। जैसे आपको अगर बर्थ से इम्यून डिसऑर्डर है, लेकिन ये भी मैंने देखा कि फैमिली हिस्ट्री में अगर है तो हो जाता है। अच्छा, जो रिंग वॉर्म है, मुझे इसका बताइएगा कि उसके हवाले से भी जो अक्सर जो खवातीन है, मैं लोगों के पेजेस पे भी देखती हूँ जो रिंग वॉर्म्स वाले उन्होंने शेयर भी किए होते हैं, फिर होता है कि अगर उसको सही टाइम पे कंट्रोल ना किया तो बड़ी तकलीफ भी हो सकता है।
रिंग वॉर्म वाकई बहुत तकलीफदेह है, क्योंकि रिंग वॉर्म जो है आप कहीं से भी ला सकते हैं, मसाजिद से भी या कहीं पर सैलून से या किसी के घर जाते हैं, कोई बिस्तर आप ऐसा इस्तेमाल करते हैं तो ये लग जाता है। और ये फिर जैसे है, ये ऐसा है कि फिर ये जाने का नाम बहुत मुश्किल से लेता है। इसमें एक तो आपको मॉइस्चर, मतलब कि आपको खुश्क रखना होता है, और हर चीज़, हर इवन दो कि हर रेमेडी हर एक के लिए नहीं होती बिल्कुल। और मैं हमेशा ये कहती हूँ, यू आर व्हाट यू ईट। जब तक आप अपनी ग़िज़ा में परहेज़ नहीं करोगे, वो बीमारी जो है ना, और ये हाइड एंड सीक खेलती है। ये 1 महीने चली जाती, दूसरे महीने आ जाती, फिर चली जाती, फिर आ जाती। जैसे बहुत सारे मेरे पास कहते हैं हम एंटी फंगल खा के आ रहे हैं सब कुछ, लेकिन ये जा नहीं रही। आप उसके साथ ग़िज़ा जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करें जो उसको चाहिए। देखिए, आप अगर अपनी बीमारी के दोस्त को हमेशा इस्तेमाल करेंगे तो वो कैसे जाएगा? बैरियर्स तो होने चाहिए ना, डू डोंट्स के साथ अगर आप इलाज कराते हैं तो अल्लाह के हुक्म से सही हो जाता है। लेकिन सबसे मुश्किल से मेरे हिसाब से जो है ना, इवन दो के इम्यून डिसऑर्डर में जैसे सोराइसिस वगैरह है वो भी सही हो जाते हैं, लेकिन ये रिंग वॉर्म बहुत तकलीफ देता है। मैं इस पे थोड़ा सा फ्यूअल तो ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि हम ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम सारे डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा चला रहे हैं फंगल इन्फेक्शन पे। तो फंगल इन्फेक्शन का जो ज़्यादातर रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है बिकॉज के जो मरीज़ हैं वो खुद से दवाइयाँ इस्तेमाल करें, सेल्फ मेडिकेशन, या एंड दे आर अप्लाइंग स्टेरॉइड, और स्टेरॉइड फंगस पे लगाना इज लाइक कि वो उसको फ्लेयर करेगा। डॉक्टर साहब, इट्स नॉट ओनली अबाउट फंगल इन्फेक्शंस। किसी भी बीमारी को लेके, किसी भी बीमारी को लेकर लोगों की इम्यूनिटी और आपको जो भी दवाइयां खा लें उसका असर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम खुद एंटीबायोटिक्स भी शुरू कर देते हैं, हम खुद मेडिसिन भी शुरू कर देते हैं। जी, तो वो इसका मतलब वो स्किन के को लेके भी, फंगल इन्फेक्शन को लेके भी ऐसे ही लोग कर रहे हैं। और 100% क्योर है अगर पेशेंट जो है प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाए, क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को, और जिस तरह वो बताएं उस तरह ट्रीटमेंट करें तो पेशेंट कैन क्योर। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी अवेयरनेस की कमी है, तो इस पर हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे अवेयरनेस प्रोग्राम, हमारे बहुत सारे कराची के, पाकिस्तान के डर्मेटोलॉजिस्ट दे आर वर्किंग ऑन दिस वेरी हार्ड। तो इंशाल्लाह वी आर लाइक, अल्लाह करे लोगों में इसको तो हम कंट्रोल कर सके, बिकॉज दिस इज कंट्रोलेबल, बिकॉज इट्स एन इन्फेक्शन, और लाइक वी कैन कंट्रोल इन्फेक्शंस अगर हम उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से करें, सही तरीके से किया जाए। डॉक्टर गुफ्ता, आप मुझे बताएं कि आपके पास जो ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो किस किस्म की स्किन प्रॉब्लम्स की लेके बात करते हैं? देखिए, स्किन प्रॉब्लम्स नॉर्मल जो होती हैं, स्किन एलर्जी का जो आपने वर्ड यूज़ किया वो तो बहुत ब्रॉड टर्म है सिंपली। अब बात वही है कि फंगल इन्फेक्शन है या एक्जिमा है, लेकिन उसमें कौन सा फंगल इन्फेक्शन है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन की भी टाइप्स होती हैं। अब आपने हर फंगल इन्फेक्शन को एक ही मेडिसिन से ट्रीट नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपने जो है किस में क्या फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट दे दी है और कौन से फंगल इन्फेक्शन में आपने क्या ट्रीटमेंट देनी है। इसके अलावा आजकल आता है जैसे हेयर फॉलिकल्स जहाँ पे भी हमारी बॉडी पे होते हैं, फॉलिकुलाइटिस है, बॉयल्स हैं, इस तरह की प्रॉब्लम जो है समर के साथ जो है ज़्यादा आते हैं। एक्नी तो खैर हर मौसम में ही चलती रहती है, तो वो तो चाहे समर हो या विंटर हो, तो अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप कि अगर किसी की, हम पहले कहते थे कि जी ऑयली स्किन और समर्स में ज़्यादा आती है, लेकिन अब हमें विंटर्स में भी नज़र आ रही होती है, और ये कि इट डिपेंड्स। और एक्जिमास की जहाँ तक बात है तो उसमें भी जो फैमिली रिलेटेड एक्जिमास होते हैं, जो अगर वाकई ही एलर्जी का वर्ड आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो एटॉपिक एक्जिमा के लिए कर सकते हैं, क्योंकि एटॉपिक एक्जिमा वो एक्जिमा होता है कि जिसमें अगर बच्चे में अगर स्किन एलर्जीज़ के अलावा अगर नाक की एलर्जीज़ भी हैं, जिनको ज़्यादा इस तरह का प्रॉब्लम रहता है कि एस्थमा का प्रॉब्लम रहता है, और या फिर उनकी पेरेंट्स में भी वो इशू होता है, तो बच्चों में एज अ स्किन इन्फेक्शन एटॉपिक एक्जिमा की सूरत में वो आ जाता है। तो ये एक चीज़ है कि जो हमें, एक आप एलर्जीज़ का जो वर्ड यूज़ किया था तो वो उससे प्रॉपर जो है एटॉपिक एक्जिमा है कि जो है ही एलर्जी रिलेटेड। बाकी सारी चीज़ें ये कि देखें, अगर फंगल इन्फेक्शन होगा तो उसमें कोई ना कोई फंगस इन्वॉल्व होगा, और उसके बहुत सारे आपके जो है कॉजेज़ हो सकते हैं कि कहाँ से आपको लगा है, किस तरह से। लेकिन उसमें आपको मेन बात ये है कि जैसे आजकल के मौसम में आपको हॉट ह्यूमिड कंडीशन से बचना है, और आपने कपड़े ऐसे पहनने हैं कि जिसमें आप जो है पसीना आपका जो है ठहरे नहीं। और उसके लिए हम सबसे ज़्यादा आजकल जो मैं रिकमेंड कर रही होती हूँ अपने पेशेंट्स को, मैं कहती हूँ कि आप सोप्स ऐसे यूज़ करें कि जो एंटी फंगल सोप्स हों, क्योंकि जिसमें अगर रेजिस्टेंस है और रिकरेंस बहुत ज़्यादा होती है जिनमें कि बार बार फंगल इन्फेक्शन आ रहा है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन का क्या है, वही वाली बात कि स्टीरॉइड्स लेके आप उसे रेजिस्टेंट कर लेते हैं। जब वो रेजिस्टेंट हो गया तो अगर आप उसे ट्रीट करने भी जाएंगे, अगर आप प्रॉपर एंटी फंगल से ट्रीट करने जाएंगे तो वो नहीं होगा, और जब तक वो लोकलाइज्ड होगा तब तक आप उसे बहुत जल्दी ट्रीट कर सकते हैं।
और जब वो एक्सटेंसिव हो जाए, स्प्रेड कर जाता है, तो फिर वो जाहिर है कि मुश्किल हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। लेकिन पेशेंट्स को यही होता है कि अब हम डॉक्टर्स के पास आए, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, तो हम 2-4 दिन में ठीक हो जाएं। बट ये कि बात वो ये कि आप उसे रेजिस्टेंट करके आए हैं, क्योंकि जब आप स्टेरॉइड यूज करते हैं तो वो फंगल इन्फेक्शन जो है उसका नाम भी बदल जाता है। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टीनिया इनकॉग्निटो, कि क्योंकि जो है उसकी शक्ल ही चेंज हो चुकी है। वो आपको फंगल इन्फेक्शन नहीं लगेगा, आपको देख के एट टाइम्स वो एक्जिमा लगेगा। तो जो है अगर आप डॉक्टर के पास भी जाओगे, अगर वो प्रॉपर हिस्ट्री आपसे नहीं लेगा तो वो समझेगा कि ये एक्जिमा है, वो फिर उसको एज एन एक्जिमा ट्रीट करेगा। और एक्जिमा के लिए फिर स्टेरॉइड्स दिए जाएंगे टॉपिकल, और फिर वो फंगल इन्फेक्शन और ज़्यादा बुरी हालत में हो जाएगा। ओह माय गॉड। तो देखिए यहाँ पे भी स्किन का तो डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मुझे पता है बच्चों में जो है वो सबसे ज़्यादा कौन सी, क्योंकि देखिए हम जो बड़े हैं हमें तो अपनी हाइजीन का पता है, हम अपनी हाइजीन का ख्याल भी रखते हैं। अब वो जो छोटे बच्चे हैं उनको अपनी हाइजीन का कख नहीं पता कि हमने ये चीज़ करना है। उनको अब जैसे मैं अपने बेटे को भी जब हाथ धुला रही होती तो बड़ी मुश्किल से हाथ प्रॉपर धो रहा होता है, प्रॉपर से ही दो, प्रॉपर से ही दो। फिर बच्चे सरफेस को हाथ लगा रहे हैं, कहीं कहीं भी बच्चे हाथ लगा रहे हैं, तो उनको अगर किस चीज़ का ज़रा खतरा होता है, कौन सी स्किन की एलर्जी होने का अच्छा, खतरा जो होता है? आपने कहा ना हाथ धो रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है ना उन बच्चों में, और ज़्यादा प्रॉब्लम आता है जो हाथ धोने के अलावा हैंड सैनिटाइजर यूज़ करने की आदत क्योंकि वो जो गुड पड़ गई बैक्टीरिया भी है। खत्म कर देते हैं। एग्जैक्टली, जो हैंड सैनिटाइजर है वो हमारी स्किन में से जो होता है ना, मुझे लगता है हमारी लिपिड लेयर को खत्म करता जाता है। ठीक है, तो हमारी स्किन इतनी ड्राई हो जाती है कि जैसे आफ्टर कोविड जब लोगों ने बहुत ज़्यादा हैंड सैनिटाइजर यूज़ किए तो हैंड एक्जिमास और ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिली। और बच्चों में जो आदत है ना कि हम स्कूल बैग में लोग रख के दे देते हैं कि हैंड सैनिटाइजर यूज़ कर लें आप, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि हैंड सैनिटाइजर अवॉइड करें। बच्चों में खैर फंगल इन्फेक्शन बहुत आता है, बच्चों में तो खैर इम्पिटाइगो भी बहुत आता है। कि इम्पिटाइगो क्या है? वो इट्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और वो जिसमें हमें खास तौर पे फेस के एरियाज में अराउंड द माउथ जो है एक ड्राई पैच नजर आ रहे होते हैं, उसमें क्रस्टिंग भी हो जाती है। तो बच्चों में ये चीज़ बहुत होती है, इम्पिटाइगो। और एटोपिक एक्जिमा जो मैंने कहा कि वो भी बच्चों में स्टार्ट अर्ली एज में हो जाता है, लेकिन अगर आप उसको मेंटेनेंस नहीं रखेंगे तो वो आपको टीन एज तक चलता रहेगा। और टीन एज के बाद वो जाके उसकी शक्ल भी चेंज कर लेगा कि वो एटोपिक एक्जिमा से प्रॉपर एक नॉर्मल एक्जिमा में कन्वर्ट भी हो सकता है। और उसके लिए आपको ये होता है कि एटोपिक एक्जिमा का डायग्नोसिस इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप अर्ली एज में उस चीज़ को देख लें तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको फ्लेयर अप करती हैं। लाइक अगर आप कुछ ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, कुछ बच्चों में ये कि आप क्या चीज़ और आजकल के बच्चे तो कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं। Exactly. तो ये मुझे बताएंगे, जो हमारे तो कराची में जगह जगह कैफ़ेज़ भी खुल गए हैं, ठीक है, मैं बिल्कुल यकीन माने किसी कॉफ़ी कैफ़े के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन इसने हमारे बच्चों की जो डाइट रिजीम है ना बिल्कुल चेंज कर दिया है। जैसे डॉक्टर बिल्किस भी कहते हैं ना कि यू आर व्हाट यू ईट, यू बिकम व्हाट यू ईट। सो ये जो हमारे बच्चे जो इतनी कॉफ़ी, और गर्मियों के सीजन में भी कॉफ़ी पी जा रही है, ऑफकोर्स एक वो कैफीन का वो लेवल है जो आपको उसका इंटेक का भी लेवल है, इससे कितने मसले हो रहे हैं? अच्छा देखिए, कॉफ़ी वैसे भी कोई मेरे ख्याल में बच्चों को तो आई डोंट थिंक इज़ रिकमेंडेड या पिए बहुत ज़्यादा, बट स्टिल उससे मसले जो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि ऑलरेडी जिन बच्चों की स्किन थोड़ी सी एक्नी प्रोन है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एक्नी है और ऑयली स्किन है, तो उनके अंदर थोड़ा सा ये हो रहा था कि दो केस नॉट लाइक कहीं कोई हमारी जैसे हमने पढ़ा नहीं कि कोई चीज़ एग्रीवेट करती है एक्नी कंटेंट एनालिसिस की ऑयली स्किन है, कोई हार्मोनल इशू है या कोई मेडिकेशन ऐसी ले रहे हैं या फैमिली हिस्ट्री है। बट कुछ बच्चे आ रहे होते हैं विद पेरेंट्स के, पेरेंट्स बता रहे होते हैं कि इनका कॉफ़ी का इंटेक बहुत ज़्यादा है, बिकॉज रातों को जागना होता है, आई डोंट नो व्हाई बच्चों को, तो छुट्टियां हो नहीं हो तो उससे थोड़ा सा ये हो रहा है। एक्नी के साथ बहुत ज़्यादा बच्चे ज़्यादा जो हमें आ रहे होते हैं कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ कॉफ़ी से एक्नी की इरप्शन के साथ मोस्टली वी हैव सीन पेशेंट्स। वेब के साथ भी वेब भी बहुत कर रहे हैं बच्चे। ये आजकल तो बात बिल्कुल सही कि बच्चे आजकल वेट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और मतलब अनकंट्रोलेबल लगता है कि बच्चों अच्छा, को और दूसरी बात है कि ना वो क्या करते हैं कि कॉफ़ी को किसी और भी ड्रिंक में डाल के पीते हैं, सही है ना, बहुत सारी चीज़ों के साथ। तो कैफीन सोर्स तो अच्छा नहीं है ना कि आप कब तक उससे जागोगे। हर वो चीज़ जो आप ज़्यादती करते हैं, देखिए बारिश हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुसलसल बारिश जो है वो फिर तूफ़ान का बाइस बनती है और फिर आपके दरिया में तुग़यानी आ जाती है और आप जो है ना तबाही की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप अल्लाह की दी हुई नेमत को जो है ना गलत इस्तेमाल करते हैं तो यही होता है। सबसे खशखाश कितना अच्छा है, लेकिन उसी से क्या बनता है, उसी से नशा बनता है ना। और बहुत सारे मुल्कों में तो बैन है। हाँ ठीक है, तो यही है, हर वो चीज़ जो अल्लाह गफूर रहीम ने आपके ब्रेन को जगाने के लिए बनाई है,
अगर आप उसको गलत इस्तेमाल करोगे तो उसका गलत खमियारा भुगतेंगे। अच्छा, और दूसरी चीज़ है, जैसे बच्चों की आपने बात की एटॉपिक डर्मेटाइटिस, तो मैं ये कहती हूँ जब बच्चे मेरे पास भी जब आते हैं तो मैं देखती हूँ स्किन ड्राई तो नहीं है। हाँ, और फिर जो आप इस्तेमाल कर रहे हो अपने लिए वो आप बच्चों के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं करो। जैसे घर में एक सोप है, वही बच्चे को नहीं, बच्चों की स्किन बहुत डेलिकेटेड होती है। पुराने ज़मानों में बच्चों को नहलाया जाता था मुल्तानी मिट्टी से, वही उनका शैम्पू होता था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा है कि जो भी कौन अब खर्चा करे बच्चों के लिए। देखिए उसके जो उसकी स्किन है उसका पीएच बहुत ज़्यादा डेलिकेट, पीएच बैलेंस करना ज़रूरी है। अब आप अपने लिए जो चीज़ लाए वो बच्चे को कैसे दे सकते, ट्रू है ना, ये चीज़ें आपको देखना चाहिए। मैंने अक्सर ऐसे लोगों में देखा कि अगर फर्ज करो कि खांसी का सिरप भी है ना, तो अगर एक चम्मच खुद बड़ा लेंगे ना तो आधा चम्मच बच्चों को दे देंगे कि चलो भी बच्चे पे आधा चम्मच काम करेगा। कोई भी ऐसी सिरप दवाई बच्चों के लिए बिल्कुल 2 साल तक के बच्चों के लिए बिल्कुल जो है ना एक प्रोटोकॉल बिल्कुल अलग होता है, उस प्रोटोकॉल को आपने देखना है। और जहाँ तक डॉक्टर साहब ने एटॉपिक डर्मेटाइटिस की बात की तो डायग्नोसिस कहते हैं बचपन से नहीं था, 2 महीने के बाद हुआ है, तो 2 महीने के बाद भी तो हुआ है ना। और फिर ये जो एटॉपिक डर्मेटाइटिस और एक्जिमा ये सीसो है, मतलब एक चीज सही होती है दूसरी आ जाती, उसको सीजनल एलर्जीज में भी कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हर तीसरे महीने में खांसी या मतलब के गले वगैरह की चीजें दी, स्किन ड्राई हो गई, फिर वो खुजा के मेरे पास ऐसे बच्चे भी आए जिनको एटॉपिक डर्मेटाइटिस 12-13 साल तक उनको सही नहीं हुआ। फिर उनको ये समझाया गया कि इनकी चीज़ें, इनका प्रोटोकॉल, इनकी अद्वियात, इनकी चीज़ें सब अलग है, आप ये करो, फिर स्किन स्लो एंड ग्रेजुअली सही होगी। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होता है। मैं डॉक्टर साहब, आप जैसे हमने वेट वाली बात की, कुछ बाकी कुछ चीज़ें अगर मैं आजकल के बच्चे थे, पेरेंट्स बच्चे भी इनफैक्ट देख रहे हैं, देखिए हर चीज़ अब मैं आप लोग मना करोगे तो आप कहेंगे चलो टीवी बंद करो, ये कैसी बातें करी बाजी। लेकिन ऑफ कोर्स ये चीज़ें बच्चे कर रहे हैं, तो ये बच्चों को फ़ायदा भी दे रही है, ये कि बच्चों का दिमाग एक्टिव करें, क्या करें ये फ़ायदा कैसे दे सकते हैं आप खुद सोचें ना। ये तो हम हमारे जो हॉस्पिटल में पल्मोनोलॉजिस्ट हैं वो इस पे इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, इतने ज़्यादा उस पे वो कहते हैं नई टाइप की डिजीज आपकी उसमें लंग्स वो आ गई है जिस बिकॉज़ ऑफ वेट, दे आर नॉट गुड फॉर किड्स, तो एटलीस्ट नॉट। अच्छा, जो एटोपिक डर्मेटाइटिस की बात की वो दिस इज़ अ टाइप ऑफ एक्जिमा बेसिकली ना, और उसकी भी डिफरेंट फेसेस होते हैं। एक होता है जो इन्फेंटाइल होता है, विच कम्स लाइक जैसे उन्होंने बताया कि 2 मंथ्स 4 मंथ्स के बाद आता है। एक अडल्ट ऑनसेट होता है जो बड़ों में आता है, और एक चाइल्डहुड होता है जो कि बीच की जो एज होती है उसमें आता है। तो अब इसके भी फेसेस हैं डिफरेंट, और यूजुअली जो इन्फेंटाइल वाला जिसको हम कहते हैं बचपन से होता है, तो हमें थोड़ी सी पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी होती है, उनको बताना होता है कि 12-13 ईयर्स तक ये फ्लेयर उसके आते रहेंगे और ये ठीक होता रहेगा और ये दोबारा होता रहेगा, ठीक है। और उसके वी आज द पेशेंट मतलब पेरेंट्स के आप उसका कोई ट्रिगरिंग फैक्टर जो भी उसके एक्जिमा को एग्रीवेट कर रहा है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक सीजनल चेंजेस हो सकती हैं, एनवायरमेंटल वेरिएशंस हो सकती हैं, और स्ट्रेस बहुत है वैसे। स्ट्रेस इज द मेन, एग्जैक्टली मदिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू जस्ट नोटिफाई। स्ट्रेस तो स्किन की हर कंडीशन में बहुत रोल करता है और ख़राब करता है, क्योंकि आजकल बच्चों पे एक तो सिर्फ पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं है, उन पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का भी बहुत स्ट्रेस है, जो कि पेरेंट्स की वजह से ही है कि पेरेंट्स वो बच्चे से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हों और बच्चे गेम्स में और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ज़बरदस्त आगे होने चाहिए। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ज़रा बात करेंगे उन फूड्स की जिसको खाने से और प्रॉब्लम हो जाती है। और ये मेरे पास एक दोस्त का मेरा वाक़या मैं आपको बताऊँगी, उसने एक बार अंडा और ब्लैक कॉफ़ी साथ में मिलकर खा लिया था, उसके साथ क्या हुआ था, ब्रेक के बाद बताऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और डॉक्टर बतूल अशरफ ने भी ब्रेक के बाद ज्वाइन कर लिया है। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहबा, इस मौसम में आपके पास सबसे ज़्यादा कौन सी स्किन एलर्जीज के साथ लोग आ रहे हैं? एक्जिमा, जिसमें पहली बात सोराइसिस, स्केबीज, फंगस बहुत कॉमन हुआ भाई, इतना कॉमन मुझे हुआ पता है फंगस के कराची के लोगों फंगल इन्फेक्शन स्किन की ज़्यादा होती है क्योंकि जो वेदर है बहुत की वजह से। हाँ, बिल्कुल। और अब तो इस वजह से ज़्यादा हो रहा है कि हॉलीडेज़ का सीज़न चल रहा है, तो लोग जाते हैं वहाँ पे जो है ना एक दूसरे के बिस्तर चारपाइयाँ इस्तेमाल करके जो 6-6 महीने पहले ठीक हो गए थे वो दोबारा रिकरेंस के साथ आ रहे हैं। तो शेयरिंग से जो होता है ना उससे बहुत कॉमन होता है, और अगर आपकी ख़ास तौर पर इम्यूनिटी कम हो।
अच्छा, मुझे वैसे ये बताएं कि अगर मैं फंगल इन्फेक्शन के वाले से बात करूं तो आप लोग पूरे पाकिस्तान का जो है वो वेदर भी जानते हैं, अभी तो आप लाहौर भी जा रही हैं, ठीक है ना, उसमें अपने ओपीडी के लिए। मुझे बताएं कराची के लोगों को कैसी जो है स्किन की एलर्जीज को, आई एम श्योर कि सबके एरिया वाइज डिफरेंट तो होंगे ना। जैसे मैं शो के आगाज में मैं डॉक्टर बिल्की से बात करी थी कि जैसे चित्राल के लोग हैं, वो लोग जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं उनके चेहरे पे झुर्रियां जल्दी आ जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे ही। अगर मैं कराची के बारे से बात करूँ तो यहाँ पे लोगों को कैसी स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं? यहाँ पे बेसिकली फंगस जो होता है ना बहुत सीवियर होता है। हाँ, क्योंकि मौसम से पेनिट्रेट जल्दी करता बिल्कुल होगा। बहुत तेजी से होता है। लेकिन लाहौर में जो है ना उसमें सिवेरिटी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे मुझे लगता है वहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे बहुत रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है, इसलिए कि ना यहाँ पे वेदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है वो, और वहाँ पे थोड़ी सी इम्यूनिटी मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे इम्यूनिटी का फैक्टर है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे इम्यूनिटी बहुत वीक है लोगों के, लोग काम किए जा रहे हैं, इम्यूनिटी का ख्याल ही नहीं है। तो वो क्या होता है, बार बार रिकरेंस, बार बार वो मेरा तरीका इलाज तो ये, पहले मैं इम्यूनिटी सही करती हूँ और फिर उसके बाद फंगस खुद ही 6 वीक्स में सही हो जाता है। अब लेकिन मुझे बताएं कि इम्यूनिटी कैसे आप ठीक करेंगे एक ऐसे टाइम में जब लोगों को सेल्फ मेडिकेशन का बहुत ज़्यादा शौक है, जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि लोग खुद से कोई स्किन की बीमारी बिल्कुल खुद से एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ ये बात। मेरे पास अभी जो है अबाउट 6 वीक्स पहले एक पेशेंट आई थी, वो 2.5 साल से फंगस का ट्रीटमेंट कर रही थी। 2.5 साल से, पहले गूगल पे जाकर खुद से खाई जा रही हैं, और फिर जो है उनके हस्बैंड जो है वो फार्मेसी वाले से ले आए, फिर चैट जीपीटी पे चली गई। वो ऐसा नहीं है कि उनको फंगस नहीं था रेजिस्टेंट हो चुका था, और उसके ऊपर उनको सुपर इम्पोज स्केबीज था। अब क्योंकि वो इच करती थी तो वो फंगस तो खत्म ही नहीं हो रहा था, और फंगस की मेडिसिन भी असर नहीं करी, क्योंकि 2.5 साल से आपको रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। जब रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा आप नहीं सही हो सकते, आपको फिर न्यू ग्रुप में जाना पड़ता है। चैट जीपीटी ये सारी चीज़ें थोड़ी बताएगा, और कितनी हद तक के पेनिट्रेशन है, 3rd लेयर ऑफ स्किन इन्वॉल्व है या नहीं है, प्लस आपका इम्यूनिटी का लेवल क्या है। फिर आप पहले स्केबीज का ट्रीटमेंट हुआ, जब वो सही हो गई उसके बाद फंगस खुद ब खुद सही हो गया। ठीक है। अच्छा, इम्यूनिटी कैसे सही की जाती है? इम्यूनिटी डिपेंड करता है कि पेशेंट जब आ रहा है तो मैं उसके बेसिक टेस्ट कराती हूँ सारे, विटामिन डी, CBC, ESR और सीरम आयरन, सीरम फेरेटिन, ये सारी चीज़ें। क्योंकि देखिए आपकी बेसिक फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन जो है ना, इन पे डिपेंड करती है। अगर आपकी फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन ही बन नहीं रही, वो शेड नहीं हो रही, आपका कोई इन्फेक्शन, वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, आपका कोई इन्फेक्शन सही, कोई भी मेडिसिन चाहे एंटी फंगल हो, एंटी स्केबीज हो या एंटी डर्माटाइटिस हो, वो आपको टाइम टेकिंग होती हैं, फिर वो असर करते करती हैं। तो योर इम्यूनिटी शुड बी स्ट्रॉन्ग। तो अगर आपको विटामिन डी डेफिशिएंट है तो गो फॉर द विटामिन डी, पहले आप उसको ऑप्टिमल लेवल पे कीजिए। B12 डेफिशिएंट है, B12 का लेवल अच्छा कीजिए। जब ये सारी चीज़ें आपकी सही हो जाती हैं, चाहे डर्माटाइटिस हो, फंगस हो, स्केबीज हो, वो 6 वीक से लेकर आगे तक के सही हो जाता है। सही। अच्छा, मैं ज़रा चाहूँगी कि डॉक्टर की आप ज़रा किचन काउंटर की तरफ भी चले जाएँ। अच्छा, और मुझे बताएं जैसे कराची के लोगों को फंगल इन्फेक्शन, अगर मैं ऐसी नॉर्दर्न एरियाज़ के लोगों के हवाले से बात करूँ तो उनको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की स्किन की प्रॉब्लम होती होगी? स्केबीज की लगा कर हम लेकर तो कहीं और से ही जा रहे हैं ना। इतना मैं बताऊं, स्केबीज जो है इस वक्त पूरे पाकिस्तान का इशू है। ठीक है, क्यों इशू है कि लेट नाइट जो है आप खाना खाते हैं और फिर उसके बाद सोना लेट है, तो आपकी इम्यूनिटी 50% तो यूं डाउन हो गई। फिर तो आपकी बॉडी में कितने विटामिन्स हैं जो आपकी बॉडी से फाइट कर सकें, वो नहीं है। आपकी ग़िज़ा अच्छी नहीं है, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, वॉक हम नहीं करते, ऑक्सीजन लेवल हमारा अच्छा नहीं होता, तो इसलिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज। ठीक है, हालांकि बीमारियां ऐसी नहीं है कि बहुत जल्दी सही ना हो, ये सही हो जाती हैं और वाकई सही हो जाती हैं, लेकिन उसका रिकरेंस क्यों होती है? क्योंकि इम्यूनिटी डाउन होती है, आप फिर दोबारा से लगा लेते हैं उसको। आए हाय, फिर वही पंजाबी में एक मिसाल है कि जहाँ की गदी पे वहीं आंखें खड़ी होगी। मैं पंजाबी में कहना चाहती थी लेकिन थोड़ा सा आपको रूट साउंड ना करे, लेकिन कहते हैं जितनी दी खोती होती अंकल होती है। तो स्किन का भी प्रॉब्लम एग्जैक्टली व्हेन यू नॉट टेक केयर ऑफ इट, आप जब इसका ख्याल ही नहीं करेंगे। और वही बात, खुदा के लिए जो सेल्फ मेडिकेशन है ना, ये आपको इतना बर्बाद कर देती है, आपको पता नहीं है, क्योंकि आगे जाके आपकी किडनीज जो हैं ये इससे इतना इफेक्ट होती हैं। जो पेन किलर्स बिला वजह खुद ही ले लेते हैं, एंटी एलर्जीज हम लोग खुद ही ले लेते हैं। प्लीज़ इसको जितना अवॉइड कर सकें ना, आगे जाके मैं कसम शो भी करेंगे कि ये जो सर दर्द की गोलियां, ये जो पेन किलर्स हम बेइंतहा इस्तेमाल करते हैं, या आगे जाके हमारे बॉडी ऑर्गन्स के साथ क्या करती हैं। डॉक्टर बिल्किस, पहली चीज़ क्या बना रहे हैं? सबसे पहले एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन और नींद नहीं आती, जिनको ये सारे ये सबको प्रॉब्लम है। हाँ, सबको प्रॉब्लम जो होती है, क्योंकि इतनी जैसे बिस्तर पे बैठते खुजाना शुरू कर देते हैं। तो खशखाश बहुत अच्छा है कि आप खशखाश 1 चम्मच सुबह भिगो दें 1 कप पानी में, उसको शाम 4 बजे के करीब
उसमें 2 ग्लास पानी डाल के इतना उबालें कि वो 1 कप रह जाए। ये आपकी दवा बन गई। आपने इसको 6 बजे तक पी लेना है। ठीक है। ठीक है। दूसरा है कैमोमाइल टी, सुकून आवर दवा है। आपने कैमोमाइल टी लाजमी इस्तेमाल करना है जिनको भी ये सारे मसाइल हो। तीसरी चीज़ है सीबकथॉर्न बेरीज, उसको कहते हैं स्किन सर्जन। वैसे तो उसका ऑयल लगाना भी बहुत अच्छा होता है और उसको कंज्यूम करना भी। बेरीज आप जो है 1 से 2 चम्मच डेली लेना शुरू करें। मुझे बताएं, अच्छा वो जो सीबकथॉर्न जो बेरीज है उसको लेना कैसे, जो ड्राइड बेरीज होती है उसको कैसे? ड्राई बेरीज को आपने क्या करना है, ग्राइंड कर लें या ऐसे ही जो है ना थोड़ा सा कूट के पानी में डाल दें और उसको ढक दें और फिर आप जो है इसको नाश्ते के साथ ही ले लें, क्योंकि ये मल्टी विटामिन है। इसको आपने कंज्यूम करना है विद मील, क्योंकि इसमें ओमेगा 3, 6, 9 सब मौजूद है। इसको हम दोपहर के खाने के साथ भी ले सकते हैं? जी बिल्कुल, नाश्ते के साथ लें तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। हम जैसे लोग नाश्ता नहीं करते, अब तो आज की चिप्सी वाला बिस्किट खड़का देते हैं। हाँ, नहीं, दोपहर के खाने के साथ भी ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा नेचुरोपैथी में सेना लीव्स बहुत अच्छे होते हैं। किसी भी आपको कोई भी बीमारी हो। दिखाएं कैसे होते हैं ये सना के पत्ते। अच्छा देखिए, सना के पत्तों के साथ ना आपने इसके डंठल जो आपने माशाल्लाह से कोविड के टाइम में मुका दिए थे मार्केट से, ये वो सना के पत्ते हैं जो कि वैसे आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर करते थे और आपने इसको कोविड के टाइम में ले लेके और बुरा हाल कर दिया था। हाँ, गलत तरीके से इस्तेमाल किया था, नहीं तो ये दवा है। मैं हर इम्यून डिसऑर्डर में, यहाँ तक के गाउट में भी मैं कहती हूँ सना के पत्तों को उबाल के पिएं। लेकिन सना के पत्ते पिए ना, उसके साथ उसके फूल और उसके फल वगैरह नहीं ले। हर एक की अलग अलग वो चीज़ होती है। हाँ, लेकिन जिनका गट इतना कमज़ोर होता है कि खाना खाते ही वो वॉशरूम में जाते, तो उनके लिए नहीं है। ठीक है, आपने सना लीव्स लेना है, 7 से 8 आपने पानी को उबालना है। सना लीव्स के साथ पानी अच्छी तरह उबल गया, उसको छान लीजिए। छानने के बाद इसमें चंद कतरे आपने सिरका डाल देना है। उसके बाद थोड़ा सा शहद डाल के आप स्प्रे बॉटल में रखें और जहाँ जहाँ आपको बहुत ज़्यादा इच होता है आप वहाँ स्प्रे करें। खासकर नाखूनों का जो फंगस होता है ना, उसमें आप अपने नेल डिप करते हैं मल्टीपल टाइम्स अ डे, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन आप ये करें, इसके साथ अगर आप डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, आप बहुत सी खवातीन तो वो कर रही डिटर्जेंट, वो किचन में काम कर रही हैं, वो कपड़े धो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ब्लीचिंग एजेंट, डिटर्जेंट, ये सारी चीजें इस चीज को एग्रीवेट कर देती हैं, बढ़ा देती। अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है तो बिस्तर भी साफ होना चाहिए। कुछ नहीं करते, आप गर्म पानी में डाल के निकाल सकते हैं, उसमें थोड़ा सा फिटकरी डाल दें और धूप जरूर दें। बच्चों के कपड़ों को भी धूप दें, बड़े भी अपने कपड़ों को धूप दें। अब क्या नई एक टेक्नोलॉजी आ गई है, वो क्या ड्रायर से सुखा देते, कहते धूप में डालेंगे ना तो रंग उड़ जाता है। और भैया आधे घंटे की धूप से रंग नहीं उड़ेगा। लेकिन डॉक्टर बल्कि से जो भी आपने जिस निशानदेही की है ना, अक्सर लोगों को मैं देखती हूँ कि उनके हाथ में ना वैसे स्किन की जो थोड़ी मोटी भी होती है, क्या मैं इसको बोलूँ, क्योंकि बर्तन जब खवातीन बहुत ज़्यादा होती हैं, कपड़े बहुत ज़्यादा होती हैं, फिर कुछ चीज़ें उन पर काम नहीं कर रही थी। मैंने देखा उनकी फिर ये चीज़ थोड़ी सूज भी जाती है और फिर उनको ज़रा सी मिर्च हो कोई भी चीज़, वो ज़्यादा इनको तकलीफ होती है, नेल इन्फेक्शन। अब ये बेचारे लोग, क्योंकि बहुत सारी जो मेरी बहनें जो मैं देख रही हैं वो आई एम श्योर इस चीज़ से गुजर रही होंगी, तो क्या कर सकते हैं? तो यही नेल इन्फेक्शन के लिए जो मैंने बताया है, समझ लें कि ये मेरा वो क्या होता है, सिग्नेचर एक रेमेडी है जो मैं सबको बताती हूँ। अब नेल इन्फेक्शन है, आपने आलू नहीं खाना, लोबिया नहीं खाना। देखिए डू डोंट्स हम बताते हैं। जी बताएं। आलू, लोबिया, बैंगन, दूध का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, जब मैं बैंगन बोलती हूँ सब बड़ा खुश हो जाते हैं, हम नहीं खाते। वैसे उसके भी बहुत गुण हैं, लेकिन इधर जो है ना बैंगन नहीं खाना है। ठीक है, और जो है ना चीनी, शक्कर, गुड़, ये अवॉइड करना है। हाँ, ये आपने अवॉइड करना है। अगर आप आलू खाते हैं तो आलू को 17 घंटे पानी में डाल के रखना है, तो फिर वो आप जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका स्टार्च और सारी चीजें निकल जाएंगी। या बेक पोटैटो, यानी कि किसी भी चीज जिसमें स्टार्च है आपने वो नहीं लेनी। हाँ, चावल भी जो है, चावल को भी अगर आप बनाते हैं तो आप वो वाला जो कड़ी पत्ते वगैरह डाल के बनाते हैं ना, वो उसके ऊपर ब्लैक टी पी ले तो एंटीडोट हो जाएगा ब्लैक टी उसका। तो आप कंज्यूम कर सकते हैं। बिस्तर पे बैठ के खाना, बिस्तर पे ही लेट जाना, ये भी बीमारियों को बढ़ाता है। ठीक है, ये चीजें भी, हाँ
अभी नाश्ता कर रहे हैं ना बैठ के आप? हाँ, कितनी बुरी तो बात ये है। और बिस्तर पे देखिए ये गलत। टेबल रखे साथ ही, टेबल क्यों लेके रखी हुई है आपने? हाँ, ये चीजें देखिए हमें एजुकेट करना है ना, तो ये चीजें जो मिसिंग चीजें भाई हम खुद ये गलती कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आइमा इकराम की भी कॉल है कि ये आपकी रिस्क की जो बरकत है वो उठा लेता है, इसलिए बिस्तर पे कोशिश करें कि बिस्तर पे बैठ के खाना मत खाएं। ये हम घर वालों को कुछ समझाने की कोशिश तो करते, लेकिन घर के कुछ बड़े होते हैं जो सुनते नहीं है। अच्छा, फिर जो बीमार है उसकी और बात है, वो नहीं मूव कर सकता। एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद क्या बनाएंगे हम? ब्रेक के बाद आपको मैं एक ऐसी चीज़ बनाना बताऊंगी, चाहे आपको कोई भी सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, या आपको हाइव्स हो, कोई भी चीज़ हो, आप ये लगाएं, अल्लाह के हुक्म से दवा अद्वियात इस्तेमाल करें तो आपको फ़र्क आएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद डॉक्टर बिल्किस ने जो एक उन्होंने कहा था कि ऐसी हमें चीज़ बनाना सिखाएंगी कि जो हमारी स्किन की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है ना, एक उस चीज़ से हो जाएंगी सॉल्व। तो डॉक्टर बिल्किस वो क्या चीज़ है? हाँ जी, वो है दंदासा, दंदासा जो हम अपने दांत चमकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये होता है ड्राइड, अखरोट लेकिन की, जो आपके पास है ये ड्राइड वन है। जी ड्राई ही मिलता है, अखरोट की छाल है। सही है, ये अखरोट की छाल है। वैसे अगर हमारा शो तो हर जगह देखा जाता है, अखरोट की छाल नहीं है तो अखरोट के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शहरों में अखरोट के पत्ते होते नहीं हैं, तो आप दंदासा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ करना क्या है। दंदासे को पहले आपने पीस लेना है। पीसने के बाद बहुत ही कम 1/4 टीस्पून, ठीक है जी जी, ये आपने लिया, और इसमें आप फिर शामिल करेंगे दही। दही बलाई वाली नहीं होनी चाहिए, घर की जमी होनी चाहिए, डब्बे वाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। और इसको आप ऐसे मिक्स कर लें, सही अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, यकजहाँ करने के लिए। ठीक है। और इसको फिर आप सेटल होने के लिए 30 मिनट के लिए रख दें। ओके। रखने के बाद आप पूरी जगह जहाँ आपको है वहाँ नहीं लगाएंगे, पहले एक पैच पे लगाएंगे सिर्फ 10 मिनट के लिए। अच्छा, रिंग वॉर्म होता है ना, तो रिंग वॉर्म ऐसे फैला हुआ होता है, यहाँ रेड होता है और ऐसे ऐसे जैसे जैसे इस तरह करके फैल रहा होता है, तो आप उसके किनारों पे ऐसे करके लगाएंगे, पूरे पे नहीं लगाएंगे, सिर्फ किनारों पे लगाएंगे। लगाने के बाद आप गिनती गिनना शुरू कर दें, क्योंकि इससे थोड़ी सी जलन होती है। ठीक है, बेयर करते हैं, ठीक है। अगर आपको जलन ज़्यादा हो आप उसको वॉश कर लो। वॉश करने के बाद कोकोनट ऑयल, उसमें कैम्फर मिला के, काफूर मिलाकर उसको जैसे ड्राई करके फिर आप वो लगा लें। मैंने जितनों को दिया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन बर्दाश्त की एक वो है ना कि बर्दाश्त आपने करना है। हाँ। ठीक है। अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो ये हम लोगों को जो इंडिजिनस नॉलेज में पढ़ाया है वो कहते हैं उस बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं। अब साइंस कहते हैं उसमें तो कोई बैक्टीरिया नहीं होता, मिसाल है ये तो इम्यून डिसऑर्डर है, ये इस वजह से, तो बहस करने की गुंजाइश नहीं, करके देख लें, अल्लाह के हुक्म से फ़र्क आ जाएगा। सही, ठीक है। अच्छा, अब जो इम्यून डिसऑर्डर है तो उनके लिए दमासा बूटी मैं हमेशा बताती हूँ, ये बहुत अच्छा ब्लड प्यूरिफायर है। दमासा बूटी जो है वो आपने क्या करना है, इसको उबाल कर इस्तेमाल करना है। तो आप क्या करें, अच्छा दमासा बूटी कहीं से भी लेना, तो शक्ल कैसी होती है दिखा ये देखें, ये फिगोनिया है। ठीक है, फिगोनिया इसको कहते हैं। वैसे तो ये ब्लड कैंसर प्रूवन है कि ब्लड कैंसर में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और उसके अलावा ब्लड कैंसर में क्यों इस्तेमाल करते हैं इसको डॉक्टर? ये आपके बोन मैरो के डिसऑर्डर्स को सही करता है। ओके, ये साइंटिफिकली प्रूफ्ड बात में करी दमासा बूटी जी, दमासा बूटी। तो मेरी एक पेशेंट कह रही धमाका बूटी में, धमाका करता है धमासा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपने करना क्या है, अगर ये जहाँ जहाँ देखा जा रहा है, सिंध में भी बहुत जैसे ना फैला हुआ ये सारी चीज़ें ना, वहाँ तो ये आपको मिल जाता है। जहाँ जहाँ कॉटन लगती है, कॉटन के बाद ये उगाता है, तो उधर तो आप इसको तोड़ के ना जैसे सिलबट्टे पे वो करके उसका अर्क निकाल के आप जो है ना शहद में मिला के लगाएं भी और पिए भी, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती है। आप सिर्फ 5 से 10 मिनट उसके बाद वॉश कर लें। ठीक है, ये ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा आपने क्या करना है, पिंक सॉल्ट। ठीक है, पिंक सॉल्ट जो है, अगर आपको जैसे हाइव्स पे काम नहीं करेगा, हाइव्स पे सिर्फ काम करेगा इंटरनली और ठंडा पानी।
ठीक है। जैसे आपको होता है ना, जैसे अर्टिकेरिया हो रहा होता है, जैसे आपको लग रहा होता है कि अभी इचिंग स्टार्ट होगी, आप अगर ठंडा पानी, मैं अपने पेशेंट को कहती हूँ आप ऊपर ना टॉवल को गीला करके किसी इसमें रख के आप डीप फ्रीजर में रखते हैं। जैसे ही आपको ऐसा हो ना, निकाला उधर लगा दिया, उस वक्त सेटल डाउन हो जाता है, उस वक्त सेटल डाउन हो जाता है। इंटरनली आपको दमासा इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि आपने 5 ग्राम रात को खोलते गर्म पानी में 1 कप में डाल के रखें, सुबह छान कर पी लें। अच्छा, कुछ लोग इसमें नीम भी मिलाते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन कौन लोग नहीं पिएंगे सुबह निहार मुंह? जिनको हाइपोग्लिसरीमिया यानी जिनका शुगर डाउन हो जाता है, या जो थायराइड मेडिसिन पे हैं, वो खाली पेट लेना होता है ना, या कोई ऐसी अद्वियात जो आप खाली पेट इस्तेमाल करते हैं, तो आपने नाश्ते के 3 घंटे बाद पीना है, सही, और रात को पीना है। तो इस तरह इंशाल्लाह आपको फर्क पड़ेगा। अच्छा, इनका किसी भी दवाओं से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, आप जो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं उसके साथ साथ पैरेलल उसके साथ आप कर सकते हैं। अच्छा, जिनको सर में स्कैल्प में जैसे चाहे सोराइसिस हो, चाहे एक्जिमा हो, चाहे एटोपिक डर्मेटाइटिस की वजह से फ्लेक्स निकल रहे हो, कुछ भी हो, आपने क्या करना है, सिरका लेना है, प्योर सिरका। सिरका में आप चीनी मिक्स कर दें, मिक्स करें अच्छी तरीके से, 1-1 चम्मच लेके अच्छी तरह मिक्स कर लें। जो आपका शैम्पू है, जो आप शैम्पू यूज करते हैं ना, उसमें जो यूज करें थोड़ा सा निकालें, मग में डालें, ये सारी चीजें उसमें मिक्स कर लें, उसको लगाएं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और मैं हमेशा जिक्र करती हूँ आँख के पौधे का, कैलेट्रोपिस, वो बहुत बेहतरीन है, आपके शो में बहुत बता चुकी हूँ, बहुत ज़बरदस्त है, वो इस्तेमाल करें। दूसरा, कलौंजी का तेल और कोकोनट ऑयल मिक्स करके रखें, वो बहुत अच्छा होता है। बाज़ लोगों को यहाँ पर ना बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे ये गल गए। अक्सर ख़वातीन मेरे पास आती हैं जो है ना, वो उनका है ना, ये पूरा आप देखें कि ऐसा लगता है कि जैसे गल गया, पानी निकल रहा, गल गया। उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है मेहंदी। लेकिन बाजार से पीसी हुई मेहंदी लेके मुझ पर इल्जाम मत लगाएगा, सिर्फ पत्ते। अच्छा, पत्ते, ठीक है, सिर्फ पत्ते, क्योंकि आजकल की मेहंदी में केमिकल बहुत ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल। आपने पत्ते लेना और पत्ते भी साफ करने, उसमें घास फूस सब साफ करके मेहंदी को थोड़ा सा उबालें और वो स्प्रे करें। अच्छा, जैसे मैं आपसे बात कर रही थी ना, बहुत सारी हमारी स्किन की एलर्जीज इसलिए भी हमें हो जाती है कि हमें किसी फूड एलर्जी की वजह से भी हो जाता है। जैसे मैं आपसे कह रही थी, मैं आपको अपनी दोस्त की किस्सा बताऊंगी। तो मेरी कॉलेज में एक मेरी फ्रेंड माशाल्लाह बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। सो एक दिन आयशा ने क्या किया कि आयशा, वो उसको नया डाइटिंग का शौक चढ़ा, तो उसने ब्लैक कॉफ़ी के साथ उबला वंडा, जो अक्सर लोग खाते हैं, उसने वो खा लिया। अच्छा, उसने हमारे सामने खाना छोड़ के उसको एकदम से कहा कि पता नहीं मुझे अजीब सी इचिंग शुरू हो गई है, और उसकी वैसे बहुत प्यारी स्किन थी वो, तो एकदम से उसको कोई प्रॉब्लम होना शुरू हुई। और उसके बाद अगले दिन जब वो कॉलेज आई है, तो वो कॉलेज ने यूँ घूंघट करके, वो वैसे भी वो बिल्कुल यूँ घूंघट करके चल रही है, ऑल गर्ल्स कॉलेज में गई। तो कहा आयशा क्या हुआ, क्या हुआ? तो उसने सिर्फ अपना लिटरली अपने सिर्फ सर से कपड़ा हटाया है, तो हम सब लोग डर गए, क्योंकि उसकी पूरी स्किन ऐसे जैसे ना कोई जली हुई स्किन हो, वो उतर रही थी। तो उसने कहा मेरी स्किन जो है ना मुझे रिएक्ट कर गई है। अच्छा, अब 2-3 दिन तो उसकी स्किन के साथ इशू रहा, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो गई। अब देखें, ये चीज़ आप लोग भी खाते होंगे, मैं भी खाते होंगे, हमें प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसे ही बहुत सारे लोग जिनको पीनट एलर्जी है, अगर आप और मैं पीनट्स खा लें हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उन्हें कोई ऐसी चॉकलेट खा ली इसमें छोटा सा किसी पीनट का दाना उन्होंने खा लिया, तो एकदम से उनके हाथ पांव सूजने लग जाएंगे, और कभी कभी उनके लिए इतना बुरा भी हो सकता है कि उनकी जान भी जा सकती है। इससे प्लीज़ नो कि आपको कौन कौन से फल, फ्रूट्स और सब्जी के मतलब सब्जी तो मैंने कभी नहीं सुना, लेकिन किन किन से आपको प्रॉब्लम है? एलर्जी होती है मुझे पालक से, आपको पालक से होती है, पालक से होती है, तोरी से होती है, बहुत सारे लोगों को। तो ये कॉमन जो है सब्जियां हैं जिनसे बाज़ लोगों को टमाटर से एलर्जी होती है। अब ये कैसे हम अपना टेस्ट करा सकते हैं? एलर्जी टेस्ट होते हैं, ठीक है, बाकायदा पाकिस्तान में मौजूद हैं। पहले तो आपको बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब इजीली पाकिस्तान में मौजूद हैं। आप जगह जगह से, इस्लामाबाद में एक सेंटर है एलर्जी सेंटर, वहाँ पे फूड एलर्जी टेस्ट होते हैं, और आई थिंक लाहौर में है, कराची में तो बहुत सारे हैं, आप करवा सकते हैं। इट्स ईजी टू फाइंड आउट, और करवाइए। बहुत सारे लोगों को वीट से एलर्जी होती है, नहीं खा सकते। अब जैसे आपने पीनट से कहा, पीनट से मुझे एलर्जी है, मैं इतना सा भी पीनट नहीं खा सकती, तो मुझे अर्टिकेरिया हो जाता है। तो फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। आपने वीट की बात की, मैं नाम भूल रही हूँ उसको, हाँ, ग्लूटेन से होती है। तो ग्लूटेन एलर्जी लोगों को होती है, और वो जिनको ग्लूटेन एलर्जी होती है वो बेचारे इतने परेशान होते हैं, क्योंकि बच्चा छोटा है, बच्चे को चीज़ देनी है, खाने की चीज़ देनी है। अब सोचें किसी अपने बर्थडे पे जाना है, सारे बच्चे एक बड़ा केक शौक से खा रहे हैं, लेकिन वो बच्चा जिसको ग्लूटेन एलर्जी वो केक नहीं खा पा रहा। लेकिन लकीली कराची में ऐसी जगह हैं जो कि ग्लूटेन फ्री जो है वो अच्छे केक्स वगैरह भी बना रहे हैं। बकवीट बहुत अच्छा होता है, जिनको ग्लूटेन एलर्जी है वो बकवीट फ्लावर का इस्तेमाल करें। वो लगता है ऐसे जैसे हम गंदम खा रहे हैं, लेकिन ग्लूटेन फ्री
फ्री होता है, Gluten free सबसे होता है। बेहतरीन है, क्योंकि उनके लिए सिर्फ चावल और हाँ। मकई इस्तेमाल करते हैं, तो बकवीट इस्तेमाल करें, उनको पूरी जो है ना ग़िज़ा मिलेगी। और होम्योपैथिक से इलाज कराएं किसी भी अच्छे डॉक्टर से, तो ग्लूटेन फ्री जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा लेता है लेकिन सही हो जाता है। जैसे सोराइसिस में आपको टाइम लगता है, और सोराइसिस में भी हम ब्रेन का, और जैसे डॉक्टर बतूल और बताती हैं, मैं हमेशा विटामिन D3 और B12 हमेशा, ये मैं कहती हूँ आपके सेहत के 2 पिलर हैं। अगर बुनियाद अच्छी नहीं है तो कुछ भी सही नहीं होगा, हाँ। इनको सही करना जरूरी है। क्या चीज बना रहे हैं? अच्छा, जल्दी से डॉक्टर बिल्कुल हाँ करेंगे बिल्कुल cover बता इसको। देती हूँ। अच्छा, नमक, वैसे हाँ। कहते हैं जले पे नमक, लेकिन नमक बहुत अच्छा होता है खासकर एक्जिमा में और सोराइसिस में, जिसमें ड्राई स्किन फ्लेकी होके निकल रही होती है, उसके लिए बहुत अच्छा। और जिनको एडिमा हो जाता है, जैसे सूजन हो जाती है उसकी वजह से, स्किन की किसी भी उसकी वजह से ऐसे पाँव थुल कर रहे होते हैं, तो आपने नमक वाले पानी में, और जिसमें सना के पत्ते भी हो, अपने पाँव भी डिप करें, और जो है नमक पहले आप हल्का सा लगाएं, उसके बाद वॉश कर लें ठंडे पानी से। ठंडे पानी से वॉश करना ज़रूरी है, जले पे नमक नहीं, लेकिन बहुत अच्छा है। और जैसे किसी को बहुत ज़्यादा फ्लेकी बच्चों को होता है ना, तो बच्चों के लिए एग यॉक बहुत अच्छा होता है। अगर अंडे से एलर्जी नहीं है तो डॉक्टर उसको साहब, आप लगाना। मुझे बताएं कि क्या है कि अगर आप लोग के मेडिकल साइंस वाले में ऐसी कोई चीज़ आप लोग कहते हैं कि हाँ जी कि नमक पर आप कभी सजेस्ट वगैरह करते हैं? नहीं। देखिए जी, हम लोग तो जाहिर है कि इन चीज़ों पे, और मैं वैसे भी कहती हूँ कि जो भी आपको चीज़ अप्लाई करनी हो स्किन पे एज अ हर्बल ट्रीटमेंट, या कोई भी अगर आप नेचुरल चीज़ यूज़ करें, तो पैच टेस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ पे, मैं तो इवन ये भी कहती हूँ कि क्रीम्स भी अगर हम रिकमेंड करते हैं, तो मैं कहती हूँ कि पहली 2 रात आप जागते में 2 घंटे लगाएं। अगर आपको कोई बर्निंग नहीं होती, इरिटेशन नहीं होती, देन ओवरनाइट लगाएं। क्योंकि अगर ये कुछ बता देंगी, ये तो फायदे के लिए बताएंगी, लेकिन लोग ये कि हो सकता है कि वो चीज़ हो सकता है कि लिमिटेड टाइम के लिए लगानी time, हो, और हर बंदे की आपकी एक स्किन condition और पे होती है। रिएक्ट कर जाए। तो अगर आपकी स्किन पे रिएक्ट कर गई और रात को लगा के कोई सो गया, मैं कहती हूँ क्रीम भी, तो ये ना हो ना सुबह आप बेहतर होने की बजाय मजीद हसीन हो जाए, कि जो आप नहीं चाह रहे हो आप वो नहीं, चीज़ हो इसका जाए। तो जो दंदासे का तो कलर आ जाता है। मेरे एक पेशेंट ने आके मुझे बताया, ये तो काला हो गया। मैंने कहा बहन 10 मिनट बोले थे, 10 घंटे थोड़ी बोले थे। हाँ, लोग होता है हम एक साथ ही और करें। नमक का भी है कि पेशेंट, मेरे पास एक पेशेंट आई थी कि वो ब्लीच जो है, ब्लीच बहुत कॉमन है कि जो यूज करते हैं लोग, उन्होंने ब्लीच लगा के वो सो गई। ओह माय गॉड। और ब्लीच लगा के वो सो गई, और उसकी हाइपर पिगमेंटेशन फेस की इतनी ज्यादा हो गई थी कि इतनी डीप हाइपर पिगमेंटेशन हो गई थी। क्योंकि अब तो रिकमेंड भी नहीं करते ना कि आप हाइड्रोकिनोन बेस्ड जो क्रीम्स होती हैं, मैं वो भी रिकमेंड नहीं करती। क्योंकि हाइड्रोकिनोन जो है, आपको क्या होता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म यूज करते रहें, तो उससे एक कंडीशन आती है उक्रोनोसिस के नाम से। तो वो जो है उक्रोनोसिस में और ज्यादा हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। तो इसलिए ये कि जो ब्लीचिंग एजेंट्स हैं, जो हाइड्रोकिनोन बेस्ड क्रीम्स हैं, तो वो अवॉइड करनी इवन चाहिए। आलू का रस भी रात को लगा के नहीं सो सकते। वो भी हाइड्रोक्विनोन भी जो आप कह रहे हैं, समटाइम कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी खतरा होता है। यानी Exactly, जैसे आपने yes, कहा कि हम exactly. कहते हैं कि अप्लाई ऑन अ स्मॉल स्पॉट, उसमें और फिर कितना उसके बाद परसेंट यूज हुआ हुआ है, ये भी हाँ, इम्पोर्टेंट that is है। important. और बात ये कि कितना लॉन्ग टर्म आप यूज कर रहे हैं। और उसमें कुछ चीज़ें जो हम, जैसे एलर्जीज की बात हो रही, तो कुछ हम चीज़ें जो स्टेरॉइडल क्रीम्स देते हैं, उसके भी कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं कि जो उसको सही करने के बजाय समटाइम्स इन फ्यू पेशेंट्स ऐसा होता है कि उसको खराब भी कर सकते हैं। और जहाँ उन्होंने फूड पैनल की आपने बात की, तो वो थोड़ा सा मैं ये क्लियर कर दूँ कि जो हम फूड पैनल यहाँ पे कराते हैं, जैसे हमारे यहाँ फन में भी ये बहुत हम करा रहे होते हैं, फ्रिक्वेंटली हो भी रहा होता है। बट मैं जो पेशेंट्स को एडवाइस देती हूँ कि वो सारे क्योंकि वो कुछ लिमिटेड नंबर्स ऑफ होते हैं फूड जिनका वो टेस्ट किया जा सकता है, नॉट ऑल ऑफ देम। तो वो सबसे बेस्ट ये होता है कि अगर पेशेंट खुद आइडेंटिफाई कर ले कि उसको किस चीज़ से हो रहा है, और उसको अवॉइड करे कि ताकि उसको फिर नेक्स्ट टाइम उससे। जैसे बकरा ईद के बाद जो है बीफ बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम करता है कि अर्टिकेरिया के जिनको इश्यूज कर रहा है। है, तो they बकरा should ईद के not- बाद जो है बहुत लोग हमारे पास आए, मेरे पास, कि इस तरह के जिनको उससे अर्टिकेरिया हो गया। अर्टिकेरिया बेसिकली वो कंडीशन होती है कि जैसे मच्छर के काटने से दफड़ से बन जाते हैं। अगर आपको किसी चीज से रिएक्शन है तो फौरन आपको वो स्टार्ट हो जाएंगे। एट टाइम्स ये कि स्टार्ट में वो खुद ही रिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उसकी केयर नहीं करें और वही चीज बार बार आपकी उसमें आए, बकरा ईद की बात से तो हमने देखा है, स्पेशली क्योंकि उससे पहले जब जानवर हयात होते हैं तो आप जानवरों को पपियां जपियां कर रहे होते हैं, ठीक है ना, उनको हाथ लगा रहे थे, तो तब आपकी स्किन की प्रॉब्लम। और उसके बाद फिर जब वो अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया जाता है, तो फिर आप उसको गोश्त ऐसे खा रहे होते हैं जैसे पता नहीं आपको उससे नहीं, ठीक है ना। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मजा आएगा। जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदेद कहते हैं, और डॉक्टर बतूल अशरफ किचन काउंटर में मौजूद हैं। डॉक्टर बतूल, आप पहली चीज़ क्या बना रही हैं? अच्छा, मैं सबसे पहले बनाऊंगी एंटी डर्माटाइटिस ऑयल, और उसके लिए उससे पहले जो है वो मैं ये बताना चाह रही हूँ
कि आपको एलर्जी कोई सी भी टाइप की हो, स्किन का कोई सा भी इशू हो, सबसे पहले आपका गट स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका गट स्ट्रांग नहीं है, आपकी स्किन एलर्जी कभी कंट्रोल नहीं हो सकती। तो गट को स्ट्रांग करने के लिए सबसे पहले आपको प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इस तरह के साशे आते हैं, मोस्टली बच्चों को दिए जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके गट इश्यूज़ हैं तो आपने प्रोबायोटिक का इस्तेमाल अच्छा करना है। सेकेंडली, अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन ऐसा है जो स्किन का इशू है वो आपसे ठीक नहीं हो रहा, तो आप अपने कंसल्टेंट से मशवरा करके डीवर्म थेरेपी ज़रूर लेंगे। ठीक है, तो डीवर्मिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। अब हम बनाएंगे यहाँ पे एंटी डर्माटाइटिस ऑयल। उसमें सबसे पहले मैं शामिल करूँगी बेसिल लीव्स, 1 चम्मच के करीब मैंने लिए हैं। कैमोमाइल यहाँ पे रखा हुआ है 1 चम्मच के करीब। थोड़ी सी चीनी, बिल्कुल इतनी सी। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे कोकोनट ऑयल। ठीक है। और लेवेंडर ऑयल। ठीक है। शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी 4 इलायची। इसको पकने देंगे। पकने के बाद हमने इसको छान के निकाल लेना है। जहाँ जहाँ आपको डर्माटाइटिस का इशू हो, तो ये बेसिकली मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट बहुत अच्छा देता है और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको कामिंग इफेक्ट बहुत अच्छा देंगे। तो जो ट्रीटमेंट आपका चल रहा है वो आपने वैसे ही लेते रहना है और इसका इस्तेमाल करना है ताकि मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट मिलता रहे और ओवर ड्राई स्किन ना। सही, ठीक है। ठीक है। इसके बाद जो है मैं बना रही हूँ 1 गिलास पानी में, ये सुबह ही सुबह लेना है पीने के लिए। इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, इसमें शामिल करना है हमें 4 से 5 पुदीने के पत्ते, 2 इलायची और बिल्कुल छोटा सा चुटकी भर सोडा। ठीक है। इससे क्या होता है, इससे आपकी अंदर बॉडी में अल्कलाइन पै जाती है, अल्कलाइन इफेक्ट होता है। ठीक है। तो अल्कलाइन वाटर आजकल मिलते हैं, जब आप ये लेंगे स्किन एलर्जीज में आपको चाहे कोई सी भी बीमारी हो, सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, कोई सा भी हो, जब आप ये लेना शुरू करते हैं 6 वीक से लेकर 3 मंथ्स कीजिए और इससे आपको खुद ब खुद लगेगा कि आपकी एलर्जीज जो है वो गायब होना शुरू हो गई। इट्स ऑल अबाउट इनसाइड। जो भी चीज़ आपको बाहर निकल रही है, चाहे वो एलर्जी है, इन्फेक्शन है, कुछ भी है, इट मीन्स कि इनसाइड आपको गड़बड़ है। तो हम डिटॉक्स करते हैं ना, तो आप नेचुरल डिटॉक्स कीजिए। जब नेचुरली डिटॉक्स करेंगे, अंदर अपना अल्कलाइन मीडिया रखेंगे, तो खुद ब खुद सारी चीज़ें जो भी डॉक्टर आपको मेडिसिन दे रहे हैं उससे आपको फायदा होता चलेगा। अच्छा, जैसे हमारी बड़ी प्यारी एक्ट्रेस है आयशा उमर, उनकी वीडियो बड़ी वायरल हुई। वीडियो में उन्होंने ये बात की थी कि मैं सुबह पानी में थोड़ा सा बेकिंग व मीठा सोडा डाल के, तो उस वक्त अच्छा आइडिया लोगों को हुआ कि अच्छा भाई ये कितना जरूरी है, अच्छा है। हाँ, और मुझे लगता है कि ये फिर आपके शायद एजिंग के प्रोसेस को भी थोड़ा स्लो डाउन कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपका मैदा जो होता है ना, वहाँ से 100 बीमारियां शुरू होती हैं। एसिड्स एक्सेसिव जब बन रहे होते हैं तो आपको वहाँ से आपका बेसिक मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर आप मल्टीपल जो है वो डिजीजेस की तरफ जाते हैं। अगर हम सुबह ये सिर्फ पीना, स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस फैक्टर को रिलीज होने से रोकने के लिए आपको ये लेना जरूरी है। अल्कलाइन वाटर पूरी दुनिया में मशहूर ही इस वजह से हुआ। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस पे कंट्रोल किसी का नहीं है। लेकिन साथ साथ विटामिन डी का इस्तेमाल अच्छा करना जरूरी है। और अगर आप थायराइड पेशेंट है तो थायराइड को कंट्रोल रखिए। विटामिन सी का, विटामिन ई का इस्तेमाल बहुत अच्छा कीजिए। इनको जब आप ऑप्टिमल लेवल पे रखते हैं तो जाकर आपको स्किन डिजीज से निजात मिलती है। मुझे बताएं, कोई ऐसी दवाई अदर देन या खाने में भी इस चीज़ है कि जो अगर हम खाएं तो हमें जितना मर्जी स्ट्रेस हो लेकिन वो हमारे अंदर के हार्मोन्स बताएं, कोई बात नहीं, कोई ऐसी दवा नहीं है। सिर्फ एक ऐसी दवा है जिससे आपको इससे निजात मिल सकती है कि स्ट्रेस आपकी बॉडी में जो है आपको टूट फूट नहीं मचाएगा, और वो है नींद, स्लीप। नींद अच्छी लीजिए, खुद ब खुद आपकी स्किन भी अच्छी होगी, आपको बीमारियों से भी निजात मिलेगी। स्ट्रेस फैक्टर कितना ही बॉडी में क्यों ना हो, अगर आपकी नींद अच्छी हो गई तो आपको स्ट्रेस फैक्टर कुछ भी नहीं करेंगे। क्योंकि अक्सर स्ट्रेस जब होता है लोगों को तो नींद ही उड़ जाती है। यस, क्योंकि देखिए अगर नींद अच्छी है ना तो जो भी आपने दिन भर में खाया उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी। आपके विटामिन्स का इंटेक अगर अच्छा है, वो विटामिन्स आपके स्ट्रेस फैक्टर तो बन गए, उनको खा जाते हैं, तो आपको वो स्ट्रेस फैक्टर नुकसान नहीं पहुंचाते। सही। तो नींद का भरपूर इस्तेमाल कीजिए ताकि इस स्किन पे ग्लो भी आए और बीमारियों से भी निजात मिले। सही। अच्छा, बही का इस्तेमाल, बही, हाँ, बही बिल्कुल। खाने में चीजें आप बिल्कुल समझ, दैट्स इट, यही था मेरा। आपकी चीजें कंप्लीट हो गई। आपने जो बताया कि डिटॉक्स के लिए पानी में पुदीना डालना, इलायची डालें, 2 इलायची और छोटा सा मीठा सोडा, बिल्कुल 1 चुटकी मीठा सोडा। इलायची तो वैसे भी इतनी अच्छी कामिंग इफेक्ट देती। मैं बताऊं, ये मैं खुद जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे बचपन से अर्टिकेरिया है और मैंने बहुत सारे एलर्जीज वो लगवाए हैं, सब कुछ, उससे मुझे फर्क पड़ जाता है। लेकिन जो चीज़ नेचुरल उसमें है ना, वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है।
इसके बाद आप खा पी सकते हैं सब कुछ, नहीं तो वही बात है रेस्टोरेंट्स ढूंढते रह जाते हैं, अच्छा यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये। ग्लूटेन एलर्जी इतनी कॉमन है, वक्त के साथ साथ आपको हो जाती है। बिल्कुल। ठीक है, तो अभी मुझे समटाइम्स से लगना शुरू हुआ है कि आई एम ग्लूटेन एलर्जी। ठीक है, तो वो थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ तो ठीक रहती हूँ। तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है। देखिए कुछ चीज़ ना आपकी बॉडी में ऑलरेडी जीन्स में कहना कि मौजूद होती है। मौजूद मैं लोगों को होती है। देखती हूँ बिल्कुल। कि वो कहते हैं कि अच्छा जी आप तो खुद डॉक्टर, लेकिन ये तो अल्लाह की तरफ से है। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपको नहीं ये मालूम ऑटोइम्यून होता। डिजीजेस जो हैं ये तो अल्लाह की Exactly, तरफ से, तो अब बिल्कुल। आपने इस पे ख्याल कैसे करना है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं बेसिकली लाहौर विजिट कर रही हूँ, कल मेरी जो है वहाँ पे ओपीडी है, तो मैं वहाँ पे अवेलेबल होंगी 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। तो मैं सॉर्ट आउट कर रही थी कि अच्छा इस रेस्टोरेंट में जा सकती हूँ, इसमें नहीं जा सकती, तो वो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो जब जिसको आप कंट्रोल कर लेना जिस वक्त, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और वैसे ही जैसे इन्होंने बताया था, वो आटा इतना इफेक्टिव है, आपको लगता है आपने बकवीट का इतना इफेक्टिव है, मैंने खाना शुरू किया। भाई ऐसे आप जा रही ना, बनी भाई में कान में कह रहे हैं आप लाहौर जा रही, मैं आपको बता रही हूँ आपको दवाई ले लीजिएगा, आपने लाहौर जाते हैं ना नान चने जरूर खाने हैं। नान चने में जरूर खाती हूँ। नान चने आपने जरूर खाने हैं। बिल्कुल, नाश्ता मैंने वही करना होता है। किसी एक जगह के अगर आपको लग रहा था ना कि लाहौर में नान चने नहीं, किसी कोई रैंडम क्या बोले कि जी फलाना बहुत मशहूर है, नहीं जो मामू शामू नहीं, आप लाहौर के किसी भी इलाके की जो वहाँ की मार्केट होती है वहाँ पे आप नान चने जो वहाँ पे मिलते हैं कुलचे के साथ, प्लीज़ हैव इट। तो आप कहेंगे भैया, क्योंकि देखिए मैं कराची का फूड जो सीन है ना बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे नान चने लाहौर के, कराची में आपको वैसे चने नहीं मिल सकते। पालक गोश्त और वो जो पुलाव जो हम लाहौर में शादी में ट्रेडिशन है, अच्छा उसमें समझ आता है, वो आपको कराची में नहीं मिलता। एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऐसा ही है। नहीं पनीर के साथ नहीं, डायरेक्ट पालक गोश्त, पालक गोश्त होता है, ठीक है। और उसके बाद आपकी बिरयानी पुलाव है, तो आपने वो पुलाव के ऊपर वो पालक गोश्त जो है वो डाल के खाते हैं, और वो इतना बेहतरीन होता है, इतना बेहतरीन होता है। तो ये एक अच्छी समझा जाता है कि अगर ठीक है, अगर आप अच्छे रिच हैं तो फिर आपके पालक गोश्त पानी अच्छा है ना, पानी पालक अच्छा होता है। वहाँ का वो पालक बनाने का तरीका भी और होता है। बिल्कुल, हाँ पालक बनाने। आपकी एक चीज़ कंप्लीट होगी, आप आ जाएं। अच्छा जी, जो आपने बोले फूड के हवाले से बात की, आप लोग फूड में क्या जो देखते हैं कि कौन सा फूड ज़रा तबाही मचा देता है? अच्छा देखिए मधिया, ये ना डिपेंड करता है कि हर पेशेंट टू पेशेंट ये चीज़ एक वेरी करती है। एक पेशेंट है जिसको एलर्जीज हैं या एटोपिक डर्मेटाइटिस है या अर्टिकेरिया का इशू है, एक पेशेंट है उसको एग से हो रहा होता है, दूसरे को एग से नहीं हो रहा होता, उसको मिल्क से हो रहा होता है। तो हम सबसे पहले तो पेशेंट को ये कहते हैं कि अपनी एक फूड डायरी, जैसे डॉक्टर रायबा ने बताया कि एक फूड डायरी अपनी आप बना लें कि जब भी आपको ये इशू होता है एलर्जी का, तो जस्ट आप रिकॉल करें कि आपने लास्ट 24 आवर्स में क्या क्या चीज़ें ली थी और आप उसको लिख लें एक जगह। और इसी तरह जब 1-2 महीने की आपके पास एक चीज़ें आ जाएंगी तो यू कैन लाइक आइडेंटिफाई कि क्या चीज़ कॉमन थी कि जो आपने हर दफ़ा खाई और आपको ये इशू हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि आप खुद आइडेंटिफाई कर लें कि क्या चीज़ आपको करनी है, बिकॉज हर पेशेंट में डिफरेंट होता है। पर जो मोस्ट कॉमनली नोन चीज़ें हैं वो हम पेशेंट को वैसे ही मना कर देते हैं कि जो कि वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। जैसे जितनी भी प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें हैं, पैकेट्स वाले जूसेस हैं, ये जो फूड कलर्स हैं और ये जो फ्लेवर्ड मिल्क्स मिलते हैं, चिप्स वगैरह हैं, तो ये तो हम पेरेंट्स को कहते हैं कि और ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, तो ये चीज़ें तो हम मना करते ही हैं कि आप अगर बच्चे जो शुरू से ही जिनको होती है, इवन अडल्ट्स भी आ रहे होते हैं, तो ये चीज़ें तो करती ही करती हैं बिकॉज इनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं, तो वो तो चीज़ें मना करते ही करते हैं। बाकी हम पेशेंट को कहते हैं कि दे शुड आइडेंटिफाई देमसेल्फ कि क्या चीज़, इवन पेरेंट्स भी बच्चे में आइडेंटिफाई करें कि क्या चीज़ उनको फूड में प्रॉब्लम कर रही है, तो वो चीज़ अवॉइड करें, उनको ना दें तो बेहतर है। टोमेटो केचप बिकॉज उसके अंदर भी प्रिजर्वेटिव है, मेयोज है, उसके अंदर है, जितनी चीज़ों के अंदर भी प्रिजर्वेटिव्स हैं, दे ऑल आर नोन टू कॉज एलर्जीज। फूड एलर्जी जिनको होती है, और जैसे ग्लूटेन के लिए भी आप जो जैसे बाजार से माँ बाप चिप्स वगैरह लेके देते हैं ना, तो उस पर स्टार्च जो होता है ना वो व्हीट का होता है। इसी तरह टोमेटो केचप में भी होता है। तो फिर आप पढ़ो कि भाई इसमें व्हीट है तो वो नहीं दें, क्योंकि हम कहते हैं कि हमने तो गंदुम नहीं दिए, ओ भाई गंदुम नहीं दिए तो गंदुम का स्टार्च तो दे दिया, फायदा है क्या बच्चे के पास? आलू के चिप्स में भी पकड़ा हुआ होता है पैकेट्स, उसको कहना होता है कि इसको तो प्लीज डस्टबिन में, क्योंकि वो पैकेट से बेसिकली वो बच्चा कंट्रोल कर रहे थे कि बच्चा कहीं तो लगा होता है। तो उनको इंट्रोड्यूस की कोशिश करें बिकॉज डिफिकल्ट नाउ डेज के भी स्कूल जाएगा बच्चा, बाकी बच्चों के पास बैठेगा तो अल्टीमेटली विल स्टार्ट, बट ट्राई नॉट टू इंट्रोड्यूस के बचपन से जैसे सॉफ्ट ड्रिंक पे ना लगा दें, चिप्स के पैकेट्स ना
पकड़ा दे, तो वो थोड़ा अवॉइड करें। अच्छा, जैसे वो पीनट्स के वाले से बात कर रहे थे, तो पीनट्स के अलावा और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे ड्राई फ्रूट्स में हमें स्पेसिफिकली बात करें जिसकी एलर्जी हो हाँ, सकती है? पीनट्स तो इस बहुत ज़्यादा नोन के मोस्टली कर रहा होता है। इवन आलमंड्स कैन डू, कोई भी है लाइक अखरोट कर सकता है, कोई भी। अब अगेन वो है कि पेशेंट टू पेशेंट आपको चीज़ें डिफरेंट मिल रही होंगी। एक हो सकता है पीनट से ना हो रहा, उसको आलमंड से हो रहा हो, ड्राई फ्रूट की जैसे बात हो रही है। हाँ, ड्राई फ्रूट की जैसे बेरीज है, लोगों को बेरी से एलर्जी होती है। हाँ, तो उसमें कलेजी से भी होती है कुछ को, कलेजी। अच्छा, कलेजी फिश से भी होती है। मतलब देयर इज अ लॉन्ग 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 नेम और वो कर सकती है। हाँ, कि भाई आपको इवन स्पाइस मिर्च जो हम इस्तेमाल करते हैं कुछ में वो भी कर रही होती है। मुझे अमरूद से इतना गंदा एटिकेरिया होता था कि मुझे इंजेक्शन के बगैर आराम नहीं आता था। अच्छा, फिर मुझे पता चला कि अमरूद के साथ जो मसाला है ना, वो मुझे प्रॉब्लम कर रहा था, अमरूद नहीं। क्योंकि वो मसाले में डिप करके खाते, उस मसाले की वजह वो से। जो मजेदार किस्म का नमक होता है। हाँ, उसमें और चीजें मिलाते हैं ना, टाटरी वगैरह। तो फिर इतने सालों के बाद मुझे पता चला नहीं, अमरूद से मुझे एलर्जी नहीं है, ये बेसिकली मसाले से। मसाले से। उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा, अगर मैं आप लोग अपने पर्सनल से पूछे तो आपको कौन सी चीज़ है अगर आपको लगता है कि आपको इससे प्रॉब्लम हो जाती है? मुझे हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम परफेक्ट विद एवरीथिंग। वाह, आपको किसी होते डॉक्टर शुक्रिया। स्किन एलर्जीज नहीं होती, लेकिन वैसे कुछ चीजें होती है जो इंसान वैसे ही नहीं खा रहा होता कि हाँ। शायद वो सूट नहीं वो कर रही पसंद होती नहीं या है, पसंद नहीं होती, बट स्किन एलर्जीज अल्लाह का शुक्र है कि किसी फूड से नहीं है। सही डॉक्टर, मुझे आप तो बहुत लंबी लिस्ट है हाँ। मेरी। मुझे बचपन से अर्टिकेरिया है बेसिकली। फिश, एग योक, बीफ, चॉकलेट, कॉफी, पीनट, पालक, टिंडे, बहुत मेरी लंबी लिस्ट है। तभी देखते अक्सर हम जब कहते हैं ना कि ये आपकी ये खाएं तो वो Oh, आप yes. हमेशा, मैंने नहीं देखा कि जब भी डॉक्टर बतूल आती है तो ज़रा चीज़ें वगैरह नहीं नहीं, खा रही मैं बहुत होती। सेलेक्टिव हूँ, बहुत ही हालांकि मेरी कंट्रोल है, मैंने एलर्जीज लिए हुए हैं, मेरी कंट्रोल है, लेकिन इट इज कंट्रोल्ड। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ट्रीटेड हूँ ना। लाइक बीफ तो मैं वैसे, बीफ अगर आप मुझे खिलाएं तो मैं 5 मिनट में मेरी डेथ हो जाए। मुझे पूरे हाँ, मेरी तो अंदर जो है पूरी स्वेलिंग, इतना सी फुल बॉडी अर्टिकेरिया, आईज मेरी स्वेलिंग हो जाती है, लिप्स मेरे बिल्कुल ऐसे बम्पी हो जाते हैं, मुझे फौरन इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। इसका मतलब है कि आप बाहर इतनी से सीवियर आप तो नहीं, बेसिकली कोई बिल्कुल भी भी नहीं। चीज़ मैंने अभी नहीं खा आपसे यही कहा ना, आई एम सो सेलेक्टिव। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। बहुत सेलेक्ट क्योंकि करना नहीं पड़ता पता है। होता ना फॉर द अवेयरनेस फॉर हाँ, द अदर्स कि बिल्कुल। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हो तो दे शुड रश टू द हाँ, बिल्कुल they इमरजेंसी should में not आपको wait रश कि ये करना खुद पड़ता ठीक हो जाएगा। आई हैव टू रश इन द इमरजेंसी। मुझे फौरन के फौरन इंजेक्शन लगते देखिए ना। हैं स्टेरॉइड के। उसके बाद में और कंट्रोल होते होते मैं बताऊं आपको एटलीस्ट 1 to 2 hours लग जाते हैं। और ये तो इतनी सीवियर वीजिंग होती है, मुझे लगता है मैं चोक कर जाऊंगी, मुझे अंदर से सांस नहीं आती, ये पूरा अंदर स्वेलन हो जाता है। तो बतूल आपको फिर है ना कहीं से वो पुलाव वगैरह भी नहीं खाना चाहिए, नहीं, मैं क्योंकि खाती बीफ नहीं। का वो जो है ना, वो लोग क्या करते हैं, हाँ नहीं, एक बात बता रही हूँ कि बीफ को उबाल के ना कि जायका oh, लाने yes, के लिए yes, अक्सर बिल्कुल। दाल भी हाँ, उसमें ना वो डालते हैं। मैं बाहर की बिरयानी अवॉइड करती हूँ। मुझे मालूम है कि वो बीफ के उसमें जो है यखनी निकाल के हाँ, उसमें ताकि चिकन का जायके पीस के डाल लिए। देते हैं, तो मैं अवॉइड करती हूँ, मैं नहीं खाती बाहर की बिरयानी। भाई, इसलिए आप लोग अपनी खुराक के तो बहुत ज़्यादा ख्याल करें, और खुदा ना खास्ता अगर आपको कभी किसी की और एलर्जी दमा होती सा है बूटी तो खाना जैसे शुरू करें आप। डॉक्टर साहिबा ने कहा था कि आपके पास आप रिकॉल करें कि आपने 24 घंटे में क्या चीज़ खाई थी, और प्लीज़ 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 सेल्फ मेडिकेशन में इस पे इतने अरसे से बात कर रही हूँ, सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे, अगर आपने आपको खुद ही दवाइयाँ देना शुरू कर देंगे, फिर एक दिन डॉक्टर की भी दवाइयाँ आपके काम नहीं आएंगी। फिर कर लो जो करना है, फिर अपनी दवाइयों से इलाज करें जो नहीं हो सकता। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, डॉक्टर्स के पास जरूर जाएं, खुद से सेल्फ मेडिकेशन इज़ अ बिग नो। शाद रहिए, बात रहिए, पाक आपको रात के गम से महफूज रखे, ज़िंदगी की। तो आपसे कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, आमीन।